मैं आपको एक गारंटी के साथ ये कहता हूं, आज जो भी डेरिवेशंस मैं आपको बताऊंगा, अगर उतनी डेरिवेशंस आप अच्छे से कर लोगे तो आपको कोई दूसरी डेरिवेशन का टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा कोई और डेरिवेशन आ ही नहीं सकती बोर्ड एग्जाम्स में। पिछले 10 साल के सारे सवालों को देख देख के उसमें से मैंने ये डेरिवेशंस की लिस्ट निकाली है। यानी कि मैं आपको सिर्फ वो ऐसे रैंडमली टॉपिक के नाम नहीं दूंगा, मैं आपको वहां पे टॉपिक नंबर एनसीईआरटी में कौन सा है, उसमें कौन सी डेरिवेशन, उसके साथ में वो डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम्स में कैसे पूछी जाती है, वो हर एक चीज आपको बताऊंगा। ये कोई ऐसे रैंडम वीडियो नहीं होने वाला जहां पे आपको कुछ नंबर ऑफ डेरिवेशंस बता दी ये करके जाना। मैं आपको वो सारी डेरिवेशंस प्रॉपर लॉजिकल वे से बताऊंगा। उसके साथ में आपको ये भी दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली में वो कौन सी लैंग्वेज में पूछी जाती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वो डेरिवेशन है, हर एक चीज। ठीक है, तो इस वीडियो को वैसे अभी सेव कर लो, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। आप सभी को जितना हो सके इस चैनल को शेयर करना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। हम इसी चैनल के ऊपर पूरी प्रिपरेशन करेंगे आपके क्लास 12 के बोर्ड्स की, फिर सीयूईटी या नीट एग्जाम जो भी आप देने वाले हो उसकी भी पूरी प्रिपरेशन करेंगे। एग्जाम के पहले मैराथन लूंगा, आप सभी को बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, अभी के लिए मैं बहुत डिटेल्ड रिसर्च करता हूं इन सारी चीजों के ऊपर, उसके बाद आप सभी के लिए वीडियो बनाता हूं। आई थिंक मुझे ये सारी डेरिवेशंस की लिस्ट निकालने में 3 से 4 घंटे लग गए। सारे के सारे 10 साल के पीवाईक्यूज देखे, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, उसमें से कैसे डेरिवेशन पूछी है, हर एक चीज। चाहता तो सिर्फ 5-7 स्लाइड में आपको सारी डेरिवेशन की लिस्ट दे सकता, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे इतनी सारी चीजें मैं लेके आया हूं आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन, जिसमें मैं आपको सारी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट दूंगा चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर में कौन सी डेरिवेशन है और उसमें से वो कैसे पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम वैसे देखो, मैं आपको बोल चुका हूं कि ये सारी चीजें करने वाले, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की लिस्ट दूंगा, उसके पीवाईक्यूज में से एग्जांपल्स दूंगा कि देखो ऐसे ऐसे पूछे गए, और लास्ट में एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में आपको इस हिसाब से डेरिवेशन पूछी जाती है, आप यहां पे देख सकते हो। ये टॉपिक नंबर 1.10, जिसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल में से आपको पूछा जाएगा डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक डाइपोल में आप सभी को पता है भाई, एक्सिस पे, इक्वेटर पे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ ये वाला। फिर डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड, वो टॉर्क वाली डेरिवेशन। ठीक है, छोटी सी है तो बहुत छोटी सी है। फिर गॉस लॉ, गॉस लॉ ना आपको बोलते हैं कि क्या है गॉस लॉ, ये वो। मैं गॉस लॉ इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि गॉस लॉ के एप्लीकेशंस पे बहुत डेरिवेशन पूछी गई है। गॉस लॉ के 3 एप्लीकेशन है। सबसे पहला लाइन चार्ज वाला, दूसरा एक शीट वाला, और तीसरा जो है वो शेल वाला। तीनों में से कोई भी पूछी जा सकती है, और उसके ऊपर आपको एडिशनली बोलेंगे डिफाइन गॉस लॉ, एक्सप्लेन गॉस लॉ, या उसकी इक्वेशन लिखो। ये सारी चीजें आपको यहां पे मैं दिखाता हूं बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, आप देख सकते हैं। ये सबसे पहले मैं डाइपोल और रो टॉपिक वाले बता देता हूं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल ऑफ लेंथ 2 एट द पॉइंट डिस्टेंट r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। ड्रॉ ग्राफ ऑफ द E वर्सेस R। ऐसा ही आपको पूछा जाता है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल एट द पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। डिराइव एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल ड्यू टू डाइपोल मूवमेंट P ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बोलो, इक्वेटोरियल लाइन बोलो, इक्वेटर बोलो, सब एक ही तो होता है। बस ऐसे शब्द बदल बदल के आपको सेम चीज पूछी जाती है। देखो 2019, 2017, 2019, 2015, फिर यहां देखो 2015, 2017, ये सारी चीजें। इसी के साथ में आपको अगर आप देखोगे तो एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क पूछा है, 2020 में ही पूछा था, है ना, 2017 में। ये सब सेम ही चीज है, इसलिए और करके सेम क्वेश्चन को रिप्रेजेंट किया है। अलग अलग लैंग्वेज है तो आप ये रीड कर लोगे एक बार, आपके दिमाग में घुस जाएगा कि हाँ ऐसे पूछा जाता है। फिर ये देखो गॉस लॉ का कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन। गॉस लॉ, अप्लाई गॉस लॉ टू शो फॉर चार्ज स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल में गॉस लॉ अप्लाई करना है। 2 लार्ज पैरेलल प्लेन शीट, ये मैं आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में सिखा चुका हूं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस वाले वीडियो में जाओ, वहां पे लास्ट टॉपिक है, उसमें जाके देख लो, वहां पे आपको मिल जाएगा ये 2 लार्ज पैरेलल प्लेन प्लेट्स। उसमें देखो ये है प्लस और ये माइनस वाला, मतलब अनलाइक चार्ज वाला है ये, तो आपको ये आना चाहिए। बिटवीन द शीट, आउटसाइड द शीट, ये डेरिवेशन में ऑलरेडी करा चुका हूं। फिर हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ये सब आपको मैं डेरिवेशंस करा भी दूंगा, लेकिन आपको समझ गया कैसे एग्जाम में ये सारी चीजें पूछी जाती है। अब देख लो यहां पे, स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, अप्लाई दिस फॉर द यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। ये देखो वही डेरिवेशन सेम इस तरीके से पूछी गई है। फिर आप यहां पे भी देख सकते हो, चार्ज प्लस q इज प्लेस्ड ऑन द थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, यूज गॉस थ्योरम टू डिराइव एन एक्सप्रेशन इनसाइड आउटसाइड, जो भी है। तो ये आप सभी को इस तरीके से पूछा जाता है। यूज Gauss law to show that
ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल ऑफ अ रेडियस आर द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट सिचुएटेड आउटसाइड द शेल एट द डिस्टेंस आर। ये शेल के बारे में डेरिवेशन है, मतलब आपको कैसी भाषा यूज करके वो सेम डेरिवेशन पूछी जाती है, ये आपको मैं यहां पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चाहता तो मैं ये सारे के सारे पीवाईक्यूज ढूंढने में एफर्ट्स ना लगाता। मुझे पता है इट्स बीन आई थिंक 10 इयर्स, अभी 9.5-10 साल हो चुके मैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है कि कौन सी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है, सबसे ज्यादा चांसेस कौन से होते हैं। पेपर ऑब्वियसली मैं तो नहीं बना रहा हूं, लेकिन एक अंदाजा होता है एक्सपीरियंस के बाद कि ये आता है, इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये ही सेम चीज को अलग अलग तरीके से कैसे बताया जा रहा है वो मैं आपको यहां दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए, आई होप आप सभी को ये समझा है। ये देखो यहाँ पे गॉस लॉ है, एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, ग्राफ बनाना है, गॉस लॉ है। ये देखो यहाँ पे वापस वही पूछा है, ड्यू टू स्ट्रेट चार्ज इनफाइनाइट वायर, यही सब सेम रिपीट होता है सब कुछ। आपको मैं बता भी चुका था कि क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1.14 यानी कि ये कौन सा है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। इसमें से एलए टाइप क्वेश्चंस देखो सबसे हाईएस्ट आते, इतने नंबर ऑफ एलए टाइप क्वेश्चन कोई और चैप्टर में नहीं आते। कितने क्वेश्चन है, 11। पिछले 10 साल में 11 बार ये सवाल आया है। इसका वेटेज 41% है। और इसमें देखो एलए टाइप क्वेश्चन में ना आपको कुछ एक डेरिवेशन एक न्यूमेरिकल ये करके आपका एलए टाइप क्वेश्चन बना लेंगे। समझ में आ गया? अब जिसको ये रियलाइज हो गया ना, उसके लिए वो 3 डेरिवेशन कर लो, उसका न्यूमेरिकल सीख लो, आपका काम हो गया। ठीक है, मेजॉरिटीली आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे पहले करने चाहिए, उसके बाद आप कोई भी कर लो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले चैप्टर पे। नेक्स्ट चैप्टर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली डायपोल के एक्सिस और इक्वेटर पे, वैसे ही पोटेंशियल की डेरिवेशन। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ चार्जेस, पोटेंशियल एनर्जी, वो 2 चार्ज, उसका वर्क डन, जो भी है, ये सारी डेरिवेशंस आपको पूछे जाते हैं। इसमें आपको न्यूमेरिकल भी पूछे जा सकते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन। ठीक है, आपको देखो वैसे ये टॉपिक जो है ना कैपेसिटर वाला, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये टॉपिक नंबर 2.15 देखो, जिसमें से बहुत ज्यादा SA2 और LA टाइप क्वेश्चन आते हैं। इसका वेटेज 36% है। प्लीज इसको याद रखिएगा, इसमें कोई मैसअप मत करिएगा। ठीक है, वैसे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछ लिया आपको डाइपोल की, तो पोटेंशियल नहीं पूछेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप आओ तो ड्रिफ्ट स्पीड वाला, ड्रिफ्ट स्पीड हो गई, मोबिलिटी हो गई, इसके ऊपर बहुत बार पूछते हैं। ड्रिफ्ट स्पीड अलग अलग फॉर्म में पूछ लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पूछ लेते हैं। तो ये जे करंट डेंसिटी, ये वो रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी के टर्म्स में जो भी है, ये सब छोटी छोटी चीजों पे डेरिवेशन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। ये टॉपिक का आपको इंपॉर्टेंस दिखाऊं आपको, यहाँ पे देखो ये टॉपिक देखो 3.5, कितने सारे क्वेश्चन आते हैं। मैं ऐसे रैंडमली नहीं बोल रहा हूं कि ये पूछते हैं आपको, डेरिवेशन इसमें से आने के चांसेस ज्यादा है। वो यहां से भी पता चलता है कि इसी टॉपिक में से बहुत सारे SA1 टाइप, SA2 टाइप, LA टाइप क्वेश्चन बनते हैं। और यहां जो आपको SA1 और SA2 दिख रहे हैं ना, ये मेजॉरिटीली डेरिवेशंस की वजह से आए हैं। समझ में आ गया? अब हम वापस यहां पे आते हैं। फिर है सेल्स इन सीरीज एंड पैरेलल, बहुत कम पूछी गई है डेरिवेशन, बट हाँ पूछने के चांसेस है। इजी है, मैं बोलता हूं कर लो, ये तो करना ही है, ये कर लोगे आसान है, आपका चांस होगा कि अगर पूछ लिया तो आपको आएगा, क्योंकि 1-2 साल से नहीं पूछा ये सब। फिर व्हिटस्टोन ब्रिज का डेरिवेशन बहुत आसान है, लॉलीपॉप है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं ये 3.5 टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखो, आपको रिलैक्सेशन टाइम डिफाइन करना है, ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है। उसके बाद डिफाइन करंट डेंसिटी, रिलैक्सेशन टाइम, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ चार्जेस कैरियर इन द कंडक्टर एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये सब आपको डेरिवेशन करनी है, छोटी छोटी अलग अलग डेरिवेशन है। डिफाइन टर्म ड्रिफ्ट स्पीड, और आपको यहाँ पे क्या बोला है, रिलेशनशिप बिटवीन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यही माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ है। ठीक है, यही वाला। डिफाइन द टर्म मोबिलिटी, चार्ज कैरियर इन द करंट डेंसिटी ऑफ द कंडक्टर, ऑब्टेन रिलेशन फॉर मोबिलिटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। यानी कि पूछते वही है, एक डेफिनेशन एक डेरिवेशन, एक डेफिनेशन एक डेरिवेशन, बार बार वही पूछा है। 2024 का सवाल, 2023 का सवाल, 2020 का सवाल, ये सब सेम चीजें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2018 में देखो वापस वैसा ही पूछा था,
समझा कि नहीं? डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ कंडक्टर, हेंस डिड्यूस ओम्स लॉ, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यही चीज है। तो आई होप आपको समझा। तो इसीलिए मैं कहता हूं इसकी इंपॉर्टेंस भी ज्यादा है, आने के चांसेस भी ज्यादा है। अब आप बोलोगे सर इसमें तो व्हीटस्टोन ब्रिज का भी इंपॉर्टेंस है, हाँ है, लेकिन आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में से न्यूमेरिकल आने के चांसेस ज्यादा है, डेरिवेशन का इतना चांस कम है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इस चैप्टर में से मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज का जो मोशन होता है उसका फॉर्मूला होता है, किस किस तरीके से वो फॉर्मूला डिराइव होता है, वो सब आपको पूछा जाता है। मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल, आपको ये एक्सिस पे, सेंटर पे, रिंग के हाफ रिंग पे, ये सब पूछ सकते हैं इसमें। ठीक है, फिर फोर्स बिटवीन टू पैरेलल कंडक्टर, पैरेलल कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, रिपेल करेगा, ये सब। टॉर्क ऑन द करंट लूप, ये टॉर्क का फॉर्मूला है mb sin थीटा, ये सब कुछ है। मैग्नेटिक IAB sin थीटा, मैग्नेटिक डायपोल, ये सब कुछ। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, अब देखो यहाँ पे ये रहा, हमें सब कुछ दिया है, देयर इज अ चार्ज q, मास है, मूविंग विद स्पीड v बार, ये सब आपको बोला है। ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस ऑफ द पाथ इन द पार्टिकल, radius of the path of the particle, explain how the path will be affected if velocity is making angle theta। वो आपको कौन सा पूछ रहा है पता है, ये हेलिकल मोशन पूछ रहा है, ऐसे करके पार्टिकल ऐसे हेलिकल मोशन करा देना, ये वाला पूछ रहा है। उसके बाद राइट एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, QVB sin थीटा, यही सब समझ में आ गया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, राइट एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज पार्टिकल, भाई वापस वही फोर्स का फॉर्मूला। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल कंडक्टर्स कैरिंग कर स्टेडी करंट, यानी कि ये 2024 का सवाल है। वापस देखो ये पैरेलल कंडक्टर्स वाला क्वेश्चन 2024 में आया, तो इस बार थोड़े चांस कम हो जाते, बट स्टिल कर लो, पूछ ले तो भरोसा नहीं बेटा, इसलिए। ठीक है, अब पूछा है रिसेंटली तो हमें उसको इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क टाउ एक्टिंग ऑन द करंट, टॉर्क का क्वेश्चन समझ में आ गया, आई होप आपको समझा। तो ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्या पूछते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब देख लो 4.3 में से बहुत सारी बार क्वेश्चन आए हैं, इसमें ऐसे 2 टाइप क्वेश्चन ज्यादा आने का मतलब है डेरिवेशन पूछते हैं इसमें से, समझ में आ गया। बाकी ये 4.10 जो टॉपिक है उसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेंगे, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का वर्किंग पूछेंगे। अब वर्किंग के लिए आपको डेरिवेशन करके दिखानी पड़ेगी कि वो टॉर्क दोनों ली, उसको इक्वेट किया, फॉर्मूला डिराइव किया, यही सब। सेंसिटिविटी के ऊपर सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा है इसमें, सेंसिटिविटी करके लेना बेटा। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूं ना आज, एक एक शब्द को समझ लेना, लिख लेना, आएगा ही आएगा एग्जाम में। आप ये करके गए, आप तब भी मुझे याद करोगे, अगर आज आप सुन रहे हो और नहीं करके गए तब भी मुझे याद करोगे कि काश हम कर लेते। सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ये सब कुछ बहुत पूछा जाता है। मैं 10 साल के एनालिसिस को देख चुका हूं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि ये कर लेना, इसको स्किप मत करना बेटा, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसमें से तो बेटा एक ही टॉपिक है, बार मैग्नेट 5.2 वाला। मैं ये टॉपिक ना आपको एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूं, एनसीईआरटी ओपन करो, टॉपिक नंबर 5.2 निकालो, उसमें जो डेरिवेशन दिख रही है वो सारी समझ में आ गया। अब उसमें आपको बार मैग्नेट में एक ही टाइप की डेरिवेशन पूछी गई है, ये भी आपको 2019 में शायद पूछी गई थी। शो दैट द करंट कैरिंग सोलेनोइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट। ठीक है, ये वाली डेरिवेशन। तो आपको ये डेरिवेशन कैसे आती है आपको आना चाहिए। यही डेरिवेशन को शब्द बदल के वापस शायद पूछ लिया जाए, बट मैं आपको अननेसेसरी टॉपिक्स नहीं बताऊंगा कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। मैं आपको टॉपिक नंबर इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपके लिए इजी हो जाए एनसीईआरटी में से वो ढूंढना। समझ में आ गया? देखो 5.2 में से ये देखो क्वेश्चन पूछते हैं, समझ में आ गया। फिर ये टॉपिक जो है ना 5.5, उसमें से क्या पूछते हैं, डायामैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म का कंपैरिजन, क्यूरी वर्सेस लॉ, क्यूरीज लॉ, ये सब कुछ। तो आपको वो सब पता होना चाहिए। नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। अगला चैप्टर आप सभी को पता है हमारे पास है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मोशनल ईएमएफ, सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडक्टेंस का डेरिवेशन वो छोटे छोटे टर्म्स में, N1 N2 के टर्म्स में। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर इतना नहीं, बट ये पहले 2 टॉपिक ज्यादा जरूरी है। देखो टॉपिक नंबर 6.6, टॉपिक नंबर 6.7, ये देखो 6.6, ये 6.7। 6.7 में से देखो कितने सारे SA2 टाइप और LA टाइप क्वेश्चन पूछे गए। 6.7 का वेटेज भी 33% है, यानी कि इसमें डेरिवेशन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है। टॉपिक नंबर 6.7 इज इंडक्टेंस, इंडक्टेंस का
डेरिवेशन, इंडक्टेंस का न्यूमेरिकल पूछते हैं, बहुत बार पूछे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, इसमें से ज्यादा करके डेरिवेशन नहीं पूछते, ठीक है, डेरिवेशन वाला चैप्टर नहीं है, बट इसमें से न्यूमेरिकल पूछ लेते। स्टिल मैं आपको टॉपिक निकाल के दे रहा हूं, ये टॉपिक को इग्नोर मत करिएगा। एलसीआर सर्किट वाला टॉपिक, एलसीआर सर्किट का इंपीडेंस, एलसीआर सर्किट का रिएक्टेंस, एलसीआर सर्किट का क्या बोल सकते हैं हम, एलसीआर सर्किट का जो फेजर डायग्राम होता है, इंपीडेंस ट्रायंगल होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे पूछी जाती है। पावर का फॉर्मूला डिराइव करने आना चाहिए, पावर फैक्टर क्या है वो एक्सप्लेन करने आना चाहिए। ये दो चीजें मैं अभी भी कह रहा हूं, इस चैप्टर में से ज्यादा डेरिवेशन नहीं, बट एक्सप्लेनेशन और न्यूमेरिकल्स पूछे जाएंगे, ठीक है। देख लो आप उस टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखो, कितने सारे SA2 टाइप क्वेश्चन, LA टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 10 साल में। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज ऑब्वियसली EM वेव्स। EM वेव्स में से लोग कहते हैं डेरिवेशन नहीं पूछते, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं, तब आपको डेरिवेशन करने आनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे डिराइव किया, एक्चुअली वो डेरिवेशन है भी नहीं, ठीक है, एक तरीके से, बट स्टिल आपको ये डिस्प्लेसमेंट करंट को इग्नोर नहीं करना है, तो वो कर लीजिएगा। बाकी आप देख लो, यहाँ पे पूछा जाता है कई बार, 4 बार पूछा गया पिछले 10 साल में, कई बार LA टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम आते हैं रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से 2-3 डेरिवेशन निकाल के दे रहा हूं, इतना ही करना, अदरवाइज रे ऑप्टिक्स आपको बहुत बड़ा लगेगा। रे ऑप्टिक्स आपको जितना बड़ा लग रहा है ना, उसको मैं उतना ही छोटा करके दे रहा हूं, इतना स्पेसिफिकली कर लो। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना डर के भाग जाते हैं कि यार ये चैप्टर इतना बड़ा नहीं करेंगे, या फिर ये चैप्टर डिफिकल्ट है नहीं करेंगे। मैं आपको बताता हूं, एक भी चैप्टर को स्किप मत करो। कई सारे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि सर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता दो, हम वही करेंगे। मैं कहता हूं हर एक चैप्टर करो, हर चैप्टर के वो टॉपिक कर लो जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि उससे आपके मार्क्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वो चैप्टर आपका स्किप नहीं करना है, हर चैप्टर में से सवाल तो पूछे जाने वाला है, तो क्यों ना हम अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ा दे, कम पढ़े, ज्यादा मार्क्स लाने के चांसेस लाए, ठीक है। तो रे ऑप्टिक्स में से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्फेरिकल मिरर्स, आपको मिरर फॉर्मूला डिराइव करने पूछ सकते हैं, या रेडियस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, ये डिराइव करने पूछ सकते हैं। ये पूछा है, मैं आपको बता भी दूंगा अभी क्वेश्चन इसका। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के बारे में थोड़ा बहुत डेरिवेशन पूछ सकते हैं, बताऊंगा उसका क्वेश्चन कैसा आता है। रिफ्रैक्शन, टॉपिक नंबर 9.5 में से रिफ्रैक्शन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, लेंस मेकर इक्वेशन, उसमें से लेंस फॉर्मूला, ये दो चीजें पूछ सकते हैं। लेंस मेकर इक्वेशन की कंडीशन देंगे, बताओ अभी इसके लिए लेंस मेकर इक्वेशन डिराइव करो, डिड्यूस दिस इक्वेशन। आपको ये भी पूछ सकते हैं लेंस मेकर इक्वेशन में से लेंस फॉर्मूला डिराइव करो, यही सारी चीजें। फिर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, या तो टेलीस्कोप का या माइक्रोस्कोप का कोई भी डेरिवेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक्सप्लेन टर्म फोकल लेंथ, आपने को आता है। डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना, इजी ये डेरिवेशन। फिर वो रिफ्लेक्शन में से कैसा आता है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ये देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, प्रूफ करो, समझ में आ गया। बाकी ये रे डायग्राम बनाओ, ये सब तो ठीक है। ऑब्टेन मिरर फॉर्मूला, यही वाला 2 बार पूछा है, 2020 2018, चांसेस अब वापस पूछ ले, ठीक है, क्योंकि अब ना बहुत ऐसा हो चुका है कि 2-3 साल में स्पेसिफिक चीजें पूछी गई है, ये नहीं पूछा है 2-3 साल में, वापस पूछ सकते हैं ना। SA2 टाइप क्वेश्चन में देखो क्रिटिकल एंगल पूछा, ये आपको मैंने TIR वाला, TIR की डेरिवेशन भी पूछी, ऑब्टेन रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सिंपल है, 2023 में ही पूछा है, अब वापस 2025 में पूछने के चांसेस है। 5 मार्क के क्वेश्चन में देखो आपको यहाँ पे अंडर व्हाट कंडीशंस द फिनोमेना ऑफ TIR रिफ्लेक्शन हैपेंस, ये सब कुछ, तो वापस वही डेरिवेशन निकालनी है। तो आपको अभी भी कह रहा हूं TIR और उसका डेरिवेशन कर लेना। लोग यहाँ पे बच्चों को बहुत मिसगाइड कर देते हैं, कई सारे टीचर्स अच्छे से अपनी रिसर्च नहीं करते और बच्चों को ये कह देते हैं कि इसमें से सिर्फ लेंस मेकर इक्वेशन करके जाओ, आपका काम हो जाएगा। बेटा ये 2 डेरिवेशन कर लेना प्लीज, जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद लेंस मेकर तो करनी ही करनी है। यू कैन नॉट स्किप दैट पार्ट, क्योंकि वो स्किप करोगे आपका न्यूमेरिकल भी जाएगा। फिर लेंस मेकर इक्वेशन को यूज करो, ये लेंस फॉर्मूला डिराइव करो। ऐसे ही लेंस मेकर इक्वेशन की अलग अलग तरीके से डेरिवेशन पूछी जाती है, स्पेसिफिक कंडीशंस बना बना के। आपको ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, आप प्लीज इसे अपने दिमाग में घुसा दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है, अपने पास रखिएगा प्रिंट निकाल के, इसके हिसाब से पढ़ाई करिएगा, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं बेटा मिसगाइड मत होइएगा, आपको ये जांचने परखने आना चाहिए कि अभी एग्जाम नजदीक आ रही है, आप यहां वहां टाइम ना स्पेंड करें, खराब टाइम अपना मत करें। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं छोटा सा, फिर आगे बढ़ता है। हम यूजुअली उन टीचर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो हमें खुश कर देते हैं, हमें क्या बोलते हैं, एंटरटेन ज्यादा करते हैं, लेकिन एग्जाम के बाद उन्हीं टीचर को हम गाली देते, वो टीचर हमें फिर 5-7 साल बाद याद भी नहीं रहता कि हाँ ये टीचर करके भी था। तो हमें बस अभी के लिए
ये कॉन्शियसली ध्यान रखना है कि अभी हम उन सारी चीजों में ना जाए। ये सारे एडटेक में इतना गेम खराब कर दिया है उन्होंने, ये टीचर की ये खुद ही करते हैं, ज्यादा करके बच्चे लोग कम करते ही, खुद ही अपने टीचर्स की 50,000 क्लिप कटवाई, इधर डाली, ये शायरी बोल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इधर से किसी ने ये मोटिव। अरे भाई, स्टूडेंट एक टीचर से वीडियो लेक्चर देखे, उसको फिर यही सजेशन आते रहते हैं, इसकी मोटिवेशनल शायरी, इसने ये क्लास में ये किया, इसने ये रेड गिराई, इसने ये किया, टाइम पास। ठीक है, तो प्लीज अभी इमोशंस में मत बहना। कई सारे भैया दीदी भी यही करते हैं कि भाई हमारे पेरेंट्स के पास में रोटी खाने के पैसे नहीं थे। अरे यार शांत, प्लीज, एग्जाम है, नो इमोशनल ड्रामा, ओनली पढ़ाई, सिर्फ फोकस करो पढ़ाई करने का। मेरा आपको इंटेंशन यही रहेगा पढ़ाने का, आपकी एग्जाम के लिए पढ़ाऊं, नथिंग अदर देन दैट। ठीक है, अभी के लिए हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे। तो ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये इसमें से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में से डेरिवेशन आएगा 9.5, 9.6। ठीक है, मैं आपको देखो ये टॉपिक्स में कहां से निकाले, ये सारे टॉपिक्स 9.5, 9.4, 9.5, 9.7, ये टॉपिक्स मैंने एनालिसिस करके निकाले। और अल्टीमेटली जब आप यहां पे 10 साल के एनालिसिस का ग्राफ देखते हो तो आपको वही दिखता है 9.5, 9.7, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट डेरिवेशन दोनों एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा उसी में से डेरिवेशन पूछेंगे, उसी में से न्यूमेरिकल पूछेंगे। समझा कि नहीं? नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का डेरिवेशन होता है, प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ, ये सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने का, यही सब, ये वेव फ्रंट वाला। ठीक है, दो डेरिवेशन, एक रिफ्लेक्शन की एक रिफ्रैक्शन की, कोई एक आ जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली। ये आपको मैं करा भी दूंगा, अगर आपको डिफिकल्ट लगती है मैं आसानी से आपको करा दूंगा। ठीक है, 10.5 इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव एंड द यंग इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट वेव। इसका क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता दूंगा, डायफ्रैक्शन के भी क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो ये 2024 का ही सवाल है, ये 2021-22 का सवाल है, यानी कि कोविड के बाद जो सिलेबस रिडक्शन हुआ तो उसके बाद के सवाल है। तो मैं आपको बताता हूं इसमें से क्वेश्चन कैसे आते हैं 10.5 में से। ये देखो, टू वेव्स ईच ऑफ एम्पलीट्यूड ए ओमेगा, उसका फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट सुपरपोजिशन, इफ फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स इज पाई, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का डेरिवेशन करने का आपको समझा कि नहीं, ये चीज याद रखिए, ऐसे डेरिवेशन पूछते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन हाउ टू ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज आर फॉर्म्ड एट द स्क्रीन ऑफ द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, हेंस डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फ्रिंज विड्थ। ऐसे डेरिवेशन ये कर लेना, ये दो डेरिवेशन बढ़िया से कर लेना, समझ में आ गया। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट वेदर द पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल स्लिट और डबल स्लिट, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट ऑफ द डार्क फ्रिंज, ये सब कुछ। ठीक है, उसी के साथ में ये देखो, ये आपका पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, इसमें से आपको डिराइव करना है रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन, और आपको फेज डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स, ये सब आपको डिराइव करना है। ठीक है, तो आपको मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी दे रहा हूं, आपको ये बहुत काम आएगा, आप जरूर इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक दूंगा, आप इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप सभी को अगर ये डेरिवेशन सीखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि एनसीईआरटी डिटेल्ड डेरिवेशन, आप ये वर्ड कमेंट करो एनसीईआरटी डिटेल्ड डेरिवेशन, तो मैं आपको ये सारी डेरिवेशन या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस, ये ऐसे एग्जैक्ट यही वर्ड कमेंट करो, ज्यादा बच्चों कमेंट करेंगे तो मैं आपको ये डेरिवेशंस करा दूंगा, एग्जैक्ट डिटेल में कराऊंगा, मस्त में इजी तरीके से कराऊंगा, फुल मार्क्स मिलेंगे वैसे कराऊंगा। अपन नुकसान नहीं सहन कर सकते, समझा। फिर ये तो उसका एनालिसिस है। नाउ ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन, अभी हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ठीक है, ड्यूल नेचर, आइंस्टाइन्स इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये एक्सप्लेन करने का आइंस्टाइन्स इक्वेशन यही है। ये मैंने जानबूझ के डाला है क्योंकि इसमें से एक टॉपिक अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को, तो मैंने सोचा बच्चे को ये वेव नेचर यानी कि डी ब्रोगलीज इक्वेशन एक्सप्लेन करने आना चाहिए। बहुत 2-3 लाइन का डेरिवेशन डी ब्रोगली का वो आ जाए तो अच्छी बात है। आइंस्टाइन्स इक्वेशन अच्छे से एक्सप्लेन कर लेना, समझ में आ गया। देखो आइंस्टाइन्स इक्वेशन और डी ब्रोगली ये दो ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, अब हम देखते हैं बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन, ये है हमारा एटम्स चैप्टर। एटम्स चैप्टर में बोर्स मॉडल ऑफ एटम में टॉपिक नंबर 12.4 में कई सारी डेरिवेशन है, रेडियस की, वेलोसिटी की, एनर्जीज की, सब कर लो अच्छे से, आपको काम आएगी। ठीक है, उसके बाद डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन फॉर बोर्स, हमें डी ब्रोगली ने बोर्स पोस्टुलेट को प्रूव किया था, वो हमें यहाँ पे बोर्स पोस्टुलेट का ना, यहाँ पे देखो बोर्स पोस्टुलेट और डी ब्रोगली साथ में आ जाता है, इसलिए इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो डी ब्रोगली आता है तो बोर्स पोस्टुलेट भी पता है तुम्हें, वो दोनों को साथ में कैसे एक दोनों प्रूव करते हैं वो बता देने का। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, इसको मैं बोलूंगा ऐसे खेलते खेलते हो जाएगा।
समझ में आया। इसके बाद ये देखो कैसे पूछते हैं अल्फा पार्ट। अच्छा ये मैंने आपको जानबूझ के रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट वाले डेरिवेशंस बता रहा हूं, क्योंकि ये मैंने लिखा नहीं है वहां पे टॉपिक, ये जानबूझ के मैंने लिखा है क्योंकि इसमें से ना 2023 में ऐसे सवाल आए थे। अब ये आपको शायद टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली दिखेंगे भी नहीं, बट आपको देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल का डेरिवेशन, ये आपको एक्सप्रेशन निकालना है, डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच डायरेक्टली आपको एनसीईआरटी में दिखेगा नहीं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको कर लीजिएगा, इसको स्किप ना करिए, ठीक है। फिर प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल अप्रोच टारगेट न्यूक्लियस लीड ऑन विद द इक्वल वेलोसिटी, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ये स्पेसिफिक ऐसे सवाल है जो अगर आप कर लोगे आपका वो चैप्टर आसान निकलेगा, ठीक है। फिर यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट डिराइव एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, ये सब कुछ, ठीक है। आई होप आपको समझा। इंपॉर्टेंस तो आपको पता ही, ऑलरेडी मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आपको ये सारे टॉपिक के इंपॉर्टेंट, सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताया। न्यूक्लियाई में देयर इज नो डेरिवेशन, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, तो आपको इसमें से न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, मास डिफेक्ट, ये इंपॉर्टेंट है। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला एक्सप्लेन करने पूछ सकते हैं, मास डिफेक्ट के फॉर्मूला पे न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियन पूछ सकते हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और मास डिफेक्ट, ये दो कर लो बेटा, गारंटी है इसमें से एक सवाल आ जाएगा, पक्का है आपका 3-4 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट सेमीकंडक्टर में भी देयर इज नो डेरिवेशन। अब आते हैं इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट पे। बेटा मैं आपके लिए वन शॉट ला रहा हूं, वन शॉट वीडियो जो होने वाला है, शॉर्ट वीडियो आप सभी के लिए, हर एक चैप्टर का वन शॉट लाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, आज या कल, आज रात को लेट नाइट या फिर कल आपको ये सुबह हमारी चैनल के ऊपर दिखेगा। अभी के लिए आई एम पुटिंग ऑल माई एफर्ट्स सो दैट आपकी बोर्ड एग्जाम में मैं आप सभी को बहुत अच्छा स्कोर करा पाऊं, ताकि इसके बाद हम जेई और नीट के लिए साथ में पढ़ पाए, सीयूटी के लिए साथ में पढ़ पाए, ठीक है। सो इट्स अ रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आई वांट ऑल ऑफ योर सपोर्ट। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जितना आप कर सको कमेंट करिएगा, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। इट्स योर सपोर्ट दैट विल मोटिवेट मी टू डू मच मोर एनालिसिस, मच मोर रिसर्च एंड गिव यू एग्जैक्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर बोर्ड एग्जाम। समझ में आ गया? तो आई होप आपको समझा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर, लव यू ऑल। मिलो मुझे यहां पे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, पढ़ ले भाई, ठीक है, चल बाय।